नमस्कार प्रिय मित्रों, नरेंद्र हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीरो लेवल से हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे, जिसमें आदिकालीन पृष्ठभूमि, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, इसके बाद गद्य विधाएं हम सभी अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज आइए हिंदी साहित्य के आदिकाल की पृष्ठभूमि पर जो है आज यह हमारा पहला लेक्चर है। आज से हम डेली एक क्लास हिंदी साहित्य पर देखेंगे, तो कृपया आप लोग इससे जुड़ें। तो आज हिंदी साहित्य का इतिहास का पहला हमारा वीडियो है। इस आज से यह जो है लगातार इस चैनल पर काम किया जाएगा, तो आप लोग निःशुल्क हिंदी साहित्य से संबंधित समस्त जानकारी दी जाएंगी। तो आइए आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आदिकालीन पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या देखते हैं? आदिकालीन पृष्ठभूमि देखते हैं। आदिकालीन पृष्ठभूमि तो हिंदी साहित्य के विषय में थोड़ी हम बात करते हैं, आदिकाल के विषय में चर्चा करते हैं कि प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान। तो पहले जो हम देखते हैं हमारा आदिकाल, हमारा इतिहास कैसे हुआ, आदिकाल के विषय में हम बात करते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या है आइए हम जानते हैं। तो हिंदी इतिहास किसे कहते हैं, तो आप लोगों के बीच में है, पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। इतिहास अतीत का अध्ययन है जिसके केंद्र बिंदु में मनुष्य होता है। मनुष्य है, ये मनुष्य लिखा हुआ है, ये मनुष्य है, शुद्ध आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, मनुष्य है, मनुष्य होता है। मनुष्य और उससे संबंधित समस्त घटनाएं इतिहास का अध्ययन विषय होती हैं। इतिहास का ज्ञान की शाखा के रूप में उद्भव यूनान में हुआ, यानी इतिहास के ज्ञान के शाखा के रूप में उसका उद्भव यूनान में हुआ। इतिहास अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी अनुवाद है। वैसे इतिहास इत प्लस हा प्लस आस शब्दों के मेल से बना हुआ है, यानी कितने शब्दों के मेल से बना हुआ है? इत प्लस हा प्लस आस शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। यानी इतिहास का शाब्दिक रूप से है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है, यानी यह घटनाएं अवश्य घटी होंगी। हिंदी हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूनान के हेरोडोटस, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूनान के हेरोडोटस, यूनान के हेरोडोटस ने किया था, और इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो हमने जो हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हम थोड़ा आगे चलकर हिंदी साहित्य के विषय में देखा कि हिंदी साहित्य मतलब इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस के कहा जाता है। यानी इतिहास इत प्लस हा प्लस आस शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। यानी इतिहास में क्या है कि जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है, मनुष्य और उससे संबंधित समस्त घटनाएं इतिहास का विषय होती हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। इतिहास की परिभाषा इतिहास के मूल स्वरूप व मूल तत्वों को सरल और सुगम रूप में प्रकट करती है। इससे इतिहास को जानने और पहचानने में सहायता मिलती है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इतिहास के बारे में। तो आगे क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इसको आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा।
आप लोग इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य के काल को आदिकाल कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सॉरी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पॉइंट ही आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रखा। यानी आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आदिकाल का नामकरण किसने किया? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल की समय सीमा पूछी जाए तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है आदिकाल की समय सीमा। तो आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, यानी आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया। तो यहाँ तक हम नोट करते हैं इसको। इस काल के मतलब इस काल यानी आदिकाल के समय के आधार पर, यानी आदिकाल को जो है समय के आधार पर साहित्य इतिहास लिखने वाले मिश्र बंधुओं ने इसको आरंभिक काल कहा। यानी आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आदिकाल को मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम दिया, समय के आधार पर वर्गीकरण किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया है। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बीजवपन काल नाम दिया है। यानी आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर चारण काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल और एक सिद्ध सामंत काल कहा है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल, ये हमारे रामकुमार वर्मा जी हैं, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। तो आप लोगों को इसके विषय में जानकारी हो गई होगी। अगर आपसे पूछे कि आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया, यानी आदिकाल का नामकरण क्या किया? वीर काल नाम किया। और समय के आधार पर मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। यहाँ आप नोट करके लिख लीजिएगा। गणपत चंद्र गुप्त ने, एक है हमारे गणपत चंद्र गुप्त जो हैं, गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा? प्रारंभिक काल कहा। गणपत चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो आप लोग, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। इसके बाद गणपत चंद्र गुप्त ने जो है प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन नाम दिया।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर चारण काल कहा या सिद्ध सामंत काल, चारण काल, दो नाम दिए थे। राहुल साकृत्यायन ने केवल सिद्ध सामंत काल नाम दिया। तो नामकरण के विषय में हमने देख लिया, आदिकाल का नामकरण देख लिए, इतिहास की परिभाषा देखे हम, इसके बाद आदिकाल का नामकरण देख लिए। तो आइए देखते हैं इसके आगे। तो इसके आगे क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मंजू को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। इसको पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का आरंभिक काल कब से माना, तो 10वीं शताब्दी से माने हैं। इसके आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यानी कौन सी, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मंज को पुरानी हिंदी, राजा मुंज या भोज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए वे 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। कौन मानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आगे आइए देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के विषय में क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कहा, मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास को हिंदी कहा है तथा 933 ईस्वी को हिंदी साहित्य का आरंभ माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास यानी अपभ्रंश के प्राकृताभास को हिंदी कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 9वीं शताब्दी से माना है, 933 ईस्वी से माना है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवगत नाम दिया है, अवगत नाम नहीं दिया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को, भोला शंकर व्यास ने तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवगत नहीं जो है अवहट्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, अवहट्ट नाम दिया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, अवहट्ट नाम दिया है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट में कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया है, अवहट्ट नाम दिया है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया तथा अपभ्रंश व प्रारंभिक हिंदी के सभी कवियों को हिंदी के कवियों के रूप में मान्यता दी। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। कौन से ग्रंथ हैं, हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा, राहुल सांकृत्यायन मतलब हिंदी काव्यधारा है। हिंदी काव्यधारा इनका ग्रंथ है। ऐतिहासिक 1944 ईस्वी में, कहीं कहीं 1945 भी मिलता है। तो इसमें क्या लिखा है हिंदी काव्यधारा में, इस ग्रंथ में सरहपा की कुछ रचनाएं संग्रहित हैं। 84 सिद्धों की पहली बार नाम उल्लिखित की। यानी जो राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा ग्रंथ है इतिहास का, उसमें सरहपा की रचनाओं का संग्रह किया गया है और राहुल सांकृत्यायन ने ही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि जो है सरहपा के रूप में स्वीकार किया है। उनका समय 769 ईस्वी मानते हैं।
और उसमें जो इनकी जो हिंदी काव्यधारा है उसमें 84 सिद्धों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। 84 सिद्धों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है? 84 सिद्धों के सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। 84 सिद्धों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। तो अगले आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? दूसरी इनकी किताब है राहुल राहुल जी की दूसरी किताब है हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। इसमें दिया गया है कि हिंदी ग्रंथ, इस ग्रंथ में राहुल जी ने हिंदी कविता का आदिकाल नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों व बौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के बयान तत्वों के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया गया है। तो दूसरे में इन्होंने दिया है तो हिंदी, इस ग्रंथ में राहुल जी ने हिंदी कविता का आदि काल नालंदा और विक्रम आदि काल है यहाँ पे आदि काल और नालंदा और विक्रमशिला बिहार में है विश्वविद्यालय में सिद्धों और बौद्ध धर्म के बयान तत्वों के मतलब बौद्ध धर्म के बद्रयान, ये बयान नहीं है, ये बद्रयान है, ये बद्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। तत्वों के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है, यानी जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो है बौद्धों और सिद्धों का केंद्र माना जाता था शिक्षा का, इसे बिहार कहते थे। तो आइए हिंदी के प्रथम कवि के विषय में विचार करते हैं, कौन से विद्वान ने किनको किनको माना है। तो आइए देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में विचार करते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में विचार करते हैं। पहला है शिव सिंह सेंगर व ग्रियर्सन ने मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर व ग्रियर्सन व मिश्र बंधुओं ने पुष्य या पुंड को माना है। उनका समय 7वीं शताब्दी है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो पुष्य या पुंड को माना है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, यानी 8वीं शताब्दी है। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार किसको मानते हैं? तो स्वयंभू को मानते हैं, 8वीं शताब्दी में है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को माना है, जिनका समय 1184। आपसे पूछेगा शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तो आपको बताना होगा कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। ग्रियर्सन भी पुष्य पुंड को मानते हैं और मिश्र बंधु पुष्य या पुंड को मानते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपत चंद्रगुप्त ने शालभद्र सूर्य को माना है। तो शालभद्र सूर्य का समय 1184 ईस्वी है और स्वयंभू का 8वीं शताब्दी है। राहुल सांकृत्यायन सरहपा का समय भी 8वीं शताब्दी माना है। पुष्य पुंड जो है 7वीं शताब्दी है। तो आइए हम आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को मानते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने का कारण, यानी सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने का क्या क्या कारण है। आइए कारण देखते हैं कि हमने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना, जबकि पहली रचना हमारी जो है आचार्य देवसेन की श्रावकाचार है। हम आचार्य देवसेन को क्यों नहीं हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो आइए सरहपा को हिंदी का पहला कवि मानने का कारण देखते हैं। तो 3 कारण दिए गए हैं, वो तीनों कारण देख लेते हैं हम क्या क्या कारण हैं। पहला है वर्ण विषय एवं चेतना की दृष्टि से हम सरहपा को पहला कवि मानते हैं। सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के
लिए आधारभूत तैयार किया है। शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से इन तीनों चीजों से जो है हम हरप्पा को हिंदी का प्रथम कब मानते हैं, यानी शैली परंपरा के विकास की दृष्टि सबसे पहले हरप्पा में देखी जाती है। सिद्ध साहित्य ने परवर्ती हिंदी साहित्य के विकास के मतलब जो सिद्ध साहित्य है परवर्ती कवियों में सबसे पहले इन्हीं में आधारभूत संरचना तैयार की जाती है, मतलब एक ठोस ढांचा मिलता है हिंदी के कवि मानने के लिए। वर्ण विषय एवं चेतना के दृष्टि से इन तीनों पॉइंट से हम जो है हरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आप लोग इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये तीनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। हरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने के कारण क्या क्या है, आप लोग इन तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसको हम जो है कोष्ठक में कर दे रहे हैं। तो आगे आइए देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना। अब हिंदी की प्रथम रचना पर हम विचार कर लेते हैं। हिंदी की प्रथम रचना पर हम विचार करते हैं तो क्या है, आइए देखते हैं। हिंदी की प्रथम रचना पर हम विचार करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आइए आइए देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना। तो आज काल की भूमिका के विषय में कल देखते हैं, आज हिंदी की प्रथम रचना के विषय में देखेंगे। हिंदी के प्रथम कवि हरप्पा की जो रचनाएं मिलती हैं, मतलब हिंदी के प्रथम कवि के विषय में विचार करना, प्रथम रचना के विषय में। तो हिंदी के प्रथम कवि हरप्पा की जो रचनाएं मिलती हैं वह सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है। इस दृष्टि से हिंदी के रूप में जैन आचार्य देवसेन की श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है, जैसा कि हमने ऊपर ही बताया है। तो हिंदी, आइए इसको हम कोष्ठक में कर लेते हैं। आप लोग ये सब पॉइंट नोट करते जाइएगा क्योंकि यही सब पॉइंट एग्जाम में पूछता है। तो हिंदी के प्रथम कवि हरप्पा की जो रचनाएं मिलती हैं वह सभी मुक्तक हैं, काव्य ग्रंथ के रूप में संकलित नहीं है, इसलिए हम हरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना हरप्पा को नहीं मानते तो कब प्रथम ही है, लेकिन उनकी रचना को पहली रचना नहीं मानते हैं। इस दृष्टि से हिंदी के रूप में जैन आचार्य देवसेन की श्रावकाचार कृत है, कृत नहीं है, कृत श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इस ग्रंथ में कुल 250 दोहे हैं, मतलब आचार्य देवसेन कृत जो श्रावकाचार इनका ग्रंथ है, आचार्य देवसेन श्रावकाचार जो उनकी ग्रंथ है उसमें कुल 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है, साथ ही साहित्यिक तत्वों का भी अभाव नहीं है, यानी उसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव भी नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा नोट्स में अपने। तो आइए हम आगे चलते हैं, यानी हिंदी की पहली रचना कौन सी है, आचार्य देवसेन की है। कौन सी है, श्रावकाचार है। कब लिखी गई, 933 ईस्वी में लिखी गई। तो आगे चलते हैं, इसमें कितने दोहे हैं, 250 दोहे हैं। श्रावकाचार मतलब श्रावक धर्म में है, बौद्ध धर्म में जो है आचार्य देवसेन जैन आचार्य हैं, श्रावक धर्म है यानी गृहस्थ धर्म में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आदिकाल की भूमिका। आजकाल की भूमिका के बाद जो इसके कथन है, तो कथन उथन हम कल देखते हैं, आज इतना ही। चलो देख लेते हैं कितनी देर हुआ, आधे घंटे देखते हैं, आधे घंटे में हो सकता है समाप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा होने से आप लोग नहीं देखते, तो कृपया अब आप लोग पूरा देखिएगा। अब आप लोगों को नियमित एवं सुचारू रूप से कक्षाएं मिलेंगी। आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइएगा, कहीं भी किसी भी कोचिंग के नोट्स से आप लोग मिलान कर लीजिएगा और आप लोग देख लीजिएगा, इससे बढ़िया नोट्स आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग इसे बढ़िया से नोट्स बना के आप लोग नोट कर लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी कोई भी हिंदी से संबंधित एग्जाम हो, आपका एग्जाम अगर ढंग से पढ़ के जाते हैं हमारे वीडियो से तो आपका नहीं रुकेगा, ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि हरप्पा की जो रचनाएं मिलती हैं। ये तो हो गया था हिंदी के प्रथम कवि के रूप में। आजकाल की भूमिका देखते हैं हम।
आदिकाल की भूमिका देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, आदिकाल की भूमिका देखते हैं। आदिकाल की भूमिका देखते हैं हम। आदिकाल, आज लिख उठा है जो, ये आदि है, आप लोग बना लीजिएगा, ये आदि है। आदिकाल जो आदिकाल लिख दिया है तो वो आदिकाल है, आप लोग बना लीजिएगा, आदिकाल है। आदिकाल की भूमिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन, आपको विभिन्न विद्वानों के क्या देखने हैं, कथन देखने हैं आदिकाल के संबंध में। आदिकाल के संबंध में विभिन्न विद्वानों को कथन देखना है आप लोगों को। तो आइए देखते हैं, पहला कथन क्या है। पहला कथन किनका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आइए हम पहले कथन के विषय में बात करते हैं, किनका है पहला कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पहला कथन है। पहला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो देखते हैं कथन, साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग में लिया जा सकता है, ये वह होगा। साहित्य के अंतर्गत वह सारा, हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष में अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। यह किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की भूमिका के विषय में लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन क्या है, साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के विषय में यह परिभाषा दी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम आदिकाल के विषय में दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा किसकी है आदिकाल के संबंध में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो इन्होंने क्या आदिकाल के संबंध में कथन दिए हैं, साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख की, व्यक्तियों की संकीर्णताओं और दुनियावी झगड़ों से ऊपर ले जाती हैं और मनुष्य जाति को और भी आगे प्राणी मात्र के दुख सुख, राग विराग, आह्लाद आमोद प्रमोद को समझने की सहानुभूति दृष्टि देती हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल के संबंध में इनका एक कथन है कि साहित्यिक पुस्तकें हमें सुख दुख की, व्यक्तियों की संकीर्णताओं और दुनियावी झगड़ों से ऊपर ले जाती हैं और मनुष्य जाति को और भी आगे प्राणी मात्र, यानी प्राणी मात्र के जो व्यक्ति हैं, प्राणी मात्र के दुख शोक राग विराग आह्लाद आमोद को समझने की सहानुभूति दृष्टि देती हैं। यह कथन किसका है आदिकाल के संबंध में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोगों को पेपर में सेम टू सेम ऐसे ही कथन देखने को मिलेंगे। तो अगला कथन हम देखते हैं किसका है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदिकाल के विषय में क्या कहते हैं, किसी पुस्तक को हम साहित्य किसी पुस्तक को हम साहित्य उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्य की पूर्ति करता है, यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिकाओं इत्यादि सभी आ जाते हैं। किसका कथन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यानी साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपू, उपन्यास, आख्यायिका इत्यादि सभी आ जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदिकाल के विषय में परिभाषा देते हैं। तो अगली परिभाषा हम आदिकाल के विषय में देखते हैं, साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है, डॉक्टर नगेंद्र की है। आदिकाल की भूमिका में ये भी लिखते हैं, आदिकाल की भूमिका में विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जब वो जैसे
नगेंद्र ने अपना इतिहास लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, बाल भट्ट किसने, तो उसमें सबने साहित्य के विषय में चर्चा की है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या देखते हैं, ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। अब बाल कृष्ण भट्ट की परिभाषा हम देखते हैं आदिकाल की भूमिका के विषय में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मतलब अगला देखते हैं, अगली परिभाषा। अगली परिभाषा हमारी क्या है, आइए देखते हैं। किसका है, बाबू गुलाब राय का है। अगली परिभाषा किसकी है, अगली परिभाषा है बाबू गुलाब राय। जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। यानी बाबू गुलाब राय कह रहे हैं कि जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ सहभाव हो, वही साहित्य है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाबू गुलाब राय की परिभाषा है। इसके बाद हम मुंशी प्रेमचंद देखते हैं कि इन्होंने साहित्य की क्या परिभाषा दी है। साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के रूप में या काव्य के रूप में, उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए। परिभाषा किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली परिभाषा देखते हैं किसकी है, फिर ये मुंशी प्रेमचंद साहित्य के विषय में कह रहे हैं, देखते हैं। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित और सुंदर हो, जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने का गुण हो, उसी को हम साहित्य कहेंगे। परिभाषा किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो परिभाषा आप लोग अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो अवश्य आप लोग एक इसका विस्तृत नोट्स बनाते चलिएगा। उस देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उस देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। अगली परिभाषा हम देखते हैं साहित्य के विषय में, किसका है, डॉक्टर नगेंद्र की है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने आजकाल की भूमिका के संबंध में साहित्य की परिभाषा दी है। अब आइए हम देखते हैं दूसरी परिभाषा अगली, राम स्वरूप चतुर्वेदी की। आप लोगों को आज से हिंदी साहित्य इतिहास का पहला क्लास है। आप लोग हमारे वीडियो को देखिएगा, तारतम्य तरीके से नोट्स को बनाइए जाइएगा। इसमें आप लोगों को आदिकाल से लेकर आधुनिक काल एवं संपूर्ण गतिविधियों की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों को कहीं नहीं भटकना है, डेली आप लोगों को मिलेगा। तो आइए आज हम अगली वीडियो देखते हैं। अब अगला परिभाषा देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा की है अगली परिभाषा। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष लेखक समूह की कृत समष्टि का ही इतिहास हो सकता है। परिभाषा नलिन बिलोचन शर्मा की है। तो आज यहीं तक है। अब कल इतिहास जानने के स्रोत, कल हम लोग इतिहास जानने के स्रोत के विषय में बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास जो लिखा गया है विद्वानों के द्वारा एक तारतम्य तरीके से, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए,
शिव कुमार हो गए, मिश्रबंध हो गए, नगेंद्र हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, राउत, इन लोगों ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, तो उसकी जानकारी कहाँ से, इन्होंने कवियों की जानकारी एकत्रित की, कौन-कौन से ग्रंथ हैं जिससे इन लोगों ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, तो वही है कि इतिहास जानने के स्रोत के विषय में हम कल बात करेंगे। तो आज यहीं तक, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय